हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवधूत नगरी, नंबर वन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सिविल सर्विस। मैं धर्मेंद्र आप सभी का अवधूत नगरी के द हिंदू के लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। अवधूत नगरी जिसके फाउंडर हमारे सर मिस्टर अंकित मिश्रा जी हैं। और आइए अवधूत नगरी के बारे में जानते हैं कि अवधूत नगरी क्या है। अवधूत नगरी एक ऐसी संस्था है जहां पर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल अटेंशन दी जाती है। और यहाँ पर आप डेली करंट अफेयर्स, वीकली टेस्ट सीरीज और डिस्कशन क्लास भी देख सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन में बता दिया गया है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है हमारा हिंदू एडिटोरियल विद आर्टिकल्स प्लस डेली करंट अफेयर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो हमारा डेली का टॉपिक होता है वो हिंदू के एडिटोरियल और आर्टिकल्स दोनों कवर किए जाते हैं। और प्लस डेली के जो भी एक्स्ट्रा करंट अफेयर होते हैं उन सारी चीजों को हम कवर करते हैं। आज डेट है 24 अक्टूबर 2020 और दिन है सैटरडे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं, फिर हम चलते हैं द हिंदू के फर्स्ट पेज की तरफ। तो फर्स्ट पेज, इस पे क्या कहा गया है? जो फर्स्ट पेज है इसमें बताया गया है कि जो पाकिस्तान टू स्टे ऑन एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। अब एफएटीएफ ग्रे लिस्ट क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहा जाता है इसे। फ्राइडे को ये डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर ही रखा जाएगा। कब तक? कब तक रखा जाएगा? जब तक कि जब तक कि अगले साल फरवरी में जो की गई सिफारिशों की अनुपालन की समीक्षा तक। मतलब अगले साल जो फरवरी में जो भी मीटिंग होगी, जो भी सिफारिश है, उस समय तक, फरवरी तक मतलब इसे ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा, ऐसा ये बताया गया है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि पाकिस्तान हैज मेड प्रोग्रेस अक्रॉस ऑल द एक्शन प्लान। पाकिस्तान ने सभी एक्शन प्लान के जो भी मतलब इनकी चीजें थी उन सबको अच्छी तरह से किया, उनके एक्शन प्लान को किया है, पूरा कर लिया है, प्रोग्रेस अच्छी प्रोग्रेस की है। आगे कह रहे हैं हैज नाउ लार्जली एड्रेस 21 to 27 एक्शन आइटम। और बताया गया है कि मोटे मोटे तौर पर कितने एक्शन आइटम हैं। ठीक है, 27 से 21 या 21 से 27, कुछ भी कह लो, 21 से 27 एक्शन आइटम है। 21 से 27 एक्शन आइटम है, जिसमें से 27 में से उसने टोटल 21 आइटम को ही किया है। और फिर आगे बताया गया है कि एज ऑल ऑफ द एक्शन प्लान डेडलाइन हैव एक्सपायर्ड। और सारे एक्शन प्लान की जो डेडलाइन थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन कई एक्शन प्लान वो नहीं कर पाया, तो इसी वजह से उसे अभी तक ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पर एडिटोरियल, सॉरी, आर्टिकल के अंदर यही चीज बताई गई है यहाँ पर। तो ये हमारा टॉपिक जो यहाँ कवर होता है, लेकिन इससे एक चीज निकल के आ जाती है, FATF ये क्या है? तो आइए इस चीज को भी हम थोड़ा जान लेते हैं कि FATF क्या है। FATF एक्चुअली एक ऐसे टास्क फोर्स है, एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को FATF कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसे फ्रेंच नेम में किस नाम से, ग्रुपे डी एक्शन फिनेंशियरी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखें। ठीक है, और प्लस इसके साथ ये भी बताया गया है इसमें कि ये फाउंड जो हुआ था 1989 में हुआ था। ठीक है, और इसका जो मेन हेडक्वार्टर काम होता है, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित पॉलिसीज के रिगार्डिंग इसका काम होता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में है। प्रेसिडेंट इसके मार्कस प्लेयर है। और फाउंड हुआ था 1989 में। मेंबरशिप इसमें 39 की है। ठीक है, चीजें मैं आपको कवर कर चुका हूँ न्यूज़पेपर में, आर्टिकल में क्या बताया गया है ये भी बताया गया है। जैसे ये चीजें उसकी फुलफिल नहीं हुई थी, इस कारण उसे ग्रे लिस्ट में रखा जा रहा है। दो लिस्ट जारी करता है ये, एक तो ब्लैक लिस्ट होता है और एक ग्रे लिस्ट होता है। तो ग्रे लिस्ट तो डेंजरस नहीं है उतना, लेकिन ये जो है ये वेरी डेंजरस है। ठीक है, बहुत डेंजरस है। इसमें ब्लैक, अगर ब्लैक कैटेगरी में पड़ गया तो मीन्स वो खतरे में है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि लैक ऑफ एक्शन अगेंस्ट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यानी कि जो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके खिलाफ जो एक्शंस लिए गए उनमें कमी थी। ठीक है, डिलेज इन द प्रोसिक्यूशंस ऑफ बैंड, जो प्रोसिक्यूशन लगाए गए थे उनमें बैन लगाने में डिले हुआ, इस कारण भी। तो इस टाइप से ये कुछ कमियां बता रहे हैं जिस कारण उसे ग्रे लिस्ट में रखा गया है। आगे देखिए, अगले पेज की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा स्लाइड है उसमें बताया गया है साफ साफ कि जो आर्टिकल है हमारा वो क्या कहता है कि ऑयल मूव ऑन नेपाल मैप हिट्स ए सॉफ्टर स्टैंड।
ओली ने नेपाल के नक्शे पर नरम रुख पर संकेत दिया। मतलब आपको पता है वैसे तो इंडिया के और जो नेपाल के रिलेशन है वो थोड़े कड़वे चल रहे थे, लेकिन अभी बात एक सामने निकल के आई है कि जो नेपाल है, नेपाल में मतलब नेपाल के जो मंत्री है उन्होंने क्या किया है कि भाई हमारे इंडिया के साथ एक नरमी से बर्ताव सा उनका देखा गया है। कैसे पता लगता है? आर्टिकल में दिया गया है कि आफ्टर मंथ ऑफ द सिमेरिंग, आफ्टर मंथ ऑफ द एक मिनट गाइज, आफ्टर मंथ ऑफ सिमेरिंग डिस्प्यूट विद इंडिया ओवर द काला पानी इशू। जैसा कि आपको पता है काला पानी मुद्दे पर भारत के साथ कई महीनों तक नेपाल का जो है विवाद चलता रहता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो केपी शर्मा जी है, प्राइम मिनिस्टर जो उनके केपी शर्मा ओली है, उन्होंने शुक्रवार को, ठीक है, फ्राइडे को ही यूज्ड ए ओल्ड मैप ऑफ नेपाल, उन्होंने नेपाल के पुराने मतलब नक्शे का यूज किया और क्या किया, भारत को विजयदशमी के लिए ग्रीट किया, उसे उसके ग्रीटिंग की। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि द ओल्ड मैप डज नॉट शो द रीजन ऑफ काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियादुरई। ये वो जगह है जिसे लेकर हरदम नेपाल के साथ हमारा विवाद होता रहता है। ठीक है, तो बताया गया कि पुराने मैप में ये सारी चीजें नहीं दिखाई गई थी जो कि इंडिया के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। तो इसमें बताया गया है कि जो ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड है, जो ये त्रिकोणीय टुकड़ा है जमीन का, हाउएवर सोन एज द पार्ट ऑफ नेपालीज, ठीक है, इसे नेपाली संप्रभु क्षेत्र के हिस्से में दिखाया गया। और ठीक है, विच वाज अनवेल्ड ऑन 20 मई, जिसे मतलब यानी कि 20 मई को जिसका अनावरण कर दिया गया था, एंड मेड पार्ट ऑफ इसेंगनिया ऑफ नेपाली, जो नेपाल राज्य के नेपालियों का मतलब एक राज्य प्रतीक चिन्ह का हिस्सा भी इसे बना दिया गया था 13 जून के संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज इस आर्टिकल में कही जा रही है कि नेपाल का जो है वो इंडिया के प्रति एक नरम रुख देखा जा रहा है, यहाँ पर इस आर्टिकल में यही बताया गया है। ठीक है, अगले पेज की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो आर्टिकल है, सॉरी, अगला आर्टिकल जो है हमारा लिखा है कि शार्प राइज इन पंजाब, पंजाब में बहुत तेज गति से फार्म फायर्स, खेतियों में आग लगी है। ठीक है, आग दिखाई दे रही है ड्यूरिंग खरीफ सीजन, खरीफ के सीजन के दौरान में। तो कैसे, यहाँ पर आग से क्या मतलब है? यहाँ पर आग से मतलब है कि जो भाई आपके स्टबल्स होते हैं उनकी बर्निंग की जा रही है। ठीक है, खेतों में स्टबल्स की बर्निंग बढ़ रही है, तो उसी आर्टिकल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। चीजें ये कई दिनों से रिपीट हो रही है, मैं आपको पिछले भी एडिटोरियल प्लस आर्टिकल में बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर कही गई है। इसमें बताया गया है कि जो धान की कटाई की रफ्तार है सीजन की, ठीक है, उस समय देखा गया है कि मतलब यानी कि जो ये स्टबल बर्निंग की जो केसेस है वो कुछ ज्यादा आए हैं। ठीक है, और ज्यादा आए हैं, और कब से कब 21 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच में, और लगभग 9434 मामले सामने आए हैं। कितने मामले? 9434 मामले। और पंजाब में जो देखा गया है, मतलब यानी कि बात की जाए तो पिछले सीजन की तुलना में अब तक लगभग 5282 अधिक मामले आए हैं। तो इस हिसाब से स्टबल बर्निंग का केस आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो मतलब था पहले नीचे की ओर, वो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, नीचे का कोई अता पता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पेज है हमारा, उस पेज पे क्या बताया गया है? अगले पेज, जो पेज नंबर 5 है, अगला आर्टिकल शुरू होता है। इस आर्टिकल में आपको बताया गया है कि एक न्यू पार्लियामेंट के ऊपर, मतलब दिसंबर में एक नई पार्लियामेंट शुरू होगी। ठीक है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और क्या बताया गया है? कि बताया गया है कि जो पार्लियामेंट होगी 970 करोड़ की लागत से तैयार होगी। कितने करोड़ के? 970 करोड़ की लागत से तैयार होगी, और दिसंबर में इसका काम शुरू हो जाएगा। और फिर यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इसे अक्टूबर 2022 तक पूरा होने की पूरी संभावना की जा रही है, अक्टूबर 2022 तक। तो यहाँ पर नए पार्लियामेंट के निर्माण के बारे में, उसके गठन के बारे में यहाँ पर बातें बताई गई है, प्लस उसके बजट के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला पेज, पेज नंबर 10 है। 10 पे क्या बताता है? बताया गया है कि हु अलर्टेड इंडिया टू वायरस ऑन जनवरी, सॉरी, डब्ल्यूएचओ के बारे में मेरे हिसाब से सभी जानते होंगे कि डब्ल्यूएचओ क्या है। और नहीं भी जानते तो आप एक दो दिन पहले का आर्टिकल एडिटोरियल देख लेना, मैंने आप लोगों को डब्ल्यूएचओ के बारे में बता रखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, फाउंड कब हुआ। और गाइज आप इसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट जरूर करिए। ठीक है, और देखते हैं, तो डब्ल्यूएचओ जो है, डब्ल्यूएचओ ने जनवरी को 11 को ही
देखिए क्या बताया जा रहा है कि WHO ने जनवरी 11 को शुरुआत में भारत को इन्फॉर्म कर दिया था, सूचना दे दी थी कि भाई दिसंबर 12 से 29 से 2019 चल रहा था, उसमें मतलब एक वायरस आ चुका है जो कि वुहान शहर से फैला है। ये सारी चीजें कह दी गई थी WHO की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि जो अब देखिए इसमें एक आया है NCDC। NCDC ने मतलब यानी कि एनसीडीसी, अब ये क्या है? एनसीडीसी एक ऐसा सेंटर जो डिसीज कंट्रोल के रिगार्डिंग काम करता है, तो इसे आप कह सकते हो नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, एनसीडीसी। ठीक है, इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज के नाम से भी जाना जाता है, और ये इंडियन डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के अंडर में आता है। ठीक है, और ये 1983 सॉरी 63 में स्टैब्लिश हुआ था। याद रखना 1963 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है सोमनाथ मार्ग न्यू दिल्ली में है। ठीक है गाइज, तो ये टॉपिक जो है हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है पेज नंबर 10 का ये आर्टिकल। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अपना आर्टिकल, इसी पेज पर है एक छोटा सा आर्टिकल दिया हुआ है कि मिस्टेक टू हैव लेफ्ट क्वेड सेज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर कहना है कि जो उसने स्क्वाड को लेफ्ट कर दिया था इतने दिन तक या ज्वाइन नहीं किया था, ये उसकी एक बड़ी गलती है। इसमें यही चीजें बता रहा है कि उसे क्वेड से बाहर नहीं जाना चाहिए था, और उसे मालाबार एक्सरसाइज जो थी, जो नवल एक्सरसाइज मालाबार एक्सरसाइज चल रही है भारत के साथ, उसे भी करना था। यहाँ पर यही सारी चीजें बताई गई है। ये सब बातें जो कही गई है बैरी ओफेरल के द्वारा कहा गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर है। ठीक है, पेज नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। इस पे बताया गया एक आर्टिकल है एमपीसी वैरी ऑफ इन्फ्लेशन मिनट्स। एमपीसी जो है वो मुद्रास्फीति की ओर बढ़ रही है, तो वो क्यों है, क्या है? अब देखिए इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक तो एमपीसी। एमपीसी मैंने गाइस आप लोगों को अच्छे से समझा रखा है कि एमपीसी जो है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है देखिए, सबसे पहले तो इस आर्टिकल में दिया ये गया है कि जो आपका ए सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 था, इट रिमेन्स थ्रेट टू इंडियन इकोनॉमी। मतलब नहीं, इसके कारण इंडियन इकोनॉमी को काफी ज्यादा थ्रेट देखना पड़ा, काफी ज्यादा नुकसान हुआ, और सेंट्रल बैंक ने क्या एक विश्वास किया मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत है, तो मॉनेटरी पॉलिसी फिर बनाई गई। ठीक है, और फिर एक मीटिंग होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिगार्डिंग, जो कि शुक्रवार को होती है, और इसमें क्या बताया गया कि मुद्रास्फीति में जो दबाव आ रहा है, जो उसके बावजूद भी मतलब यानी कि इसमें मुद्रा नीति को व्यवस्थित करने की जरूरत है। और इसमें साफ साफ कहा गया है कि मतलब यानी कि कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है, मुद्रा एक मिनट गाइस, चेंजमेंट नहीं किया गया है ब्याज दर में, उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। एमपीसी के बारे में जैसे कि मैं बता देता हूँ, लिख भी दिया है दोबारा कि एमपीसी एक ऐसी कमेटी है जो कि रेस्पॉन्सिबल रहती है इंटरेस्ट रेट के लिए इंडिया में। ठीक है, और ये फाउंड हुई थी 27 जून 2016 को, और इसका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, और इसमें एक और चीज कही है, जो 25वीं मीटिंग हुई थी 6 सदस्यों की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, उसमें 3 नए एक्सटर्नल मेंबर जोड़े गए थे, जिसका नाम आशिमा गोयल, जनन थार वर्मा और शशांक का भिड़े, ये सब चीजें। ठीक है, ये है। आगे है, आगे देखिए, इसमें आगे के आते हैं। आगे जो है अब अपना एडिटोरियल शुरू हो जाता है, और एडिटोरियल में अपना जो पहला एडिटोरियल, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहला एडिटोरियल गाइज मैंने आप लोगों के लिए लिया है, इंडिया इज यूएन जर्नी फ्रॉम आउटर टू हाई टेबल। याद होगा आप लोगों को, कल मैंने कल आप लोगों को एक मीटिंग के बारे में बताया था, इंडिया की जो मीटिंग का एडिटोरियल आया था, वही सेम एडिटोरियल है, उसी से संबंधित बातें हैं, तो हम अपना इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आगे चलते हैं, जो सेकंड एडिटोरियल उसमें बताया गया है कि टॉकिंग ऑन द सेंटर, सेंटर से बात करने की जरूरत है, स्टेट एक्टिव्ड बाय द सेंट्रल, जो सेंट्रल द्वारा जो फार्मूला लगाए गए उसके खिलाफ में, मतलब यानी कि कुछ बातें हैं इस एडिटोरियल में, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पंजाब आर्ग्यू कर रहा है, पंजाब का तर्क है कि जो भाई आपके केंद्रीय अधिनियम थे रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, जो कृषि से संबंधित थे, जिसमें मतलब यानी कि जिसका गंभीर प्रतिबद्ध और पूर्वाग्रह का जो कारण है, तो उसमें ये बताया गया ये कारण क्यों बनेगा, ये फार्मूला क्यों उसका कारण बनेगा। रीजन है, उन्होंने बताया कि भाई 2015-16 की एक जनगणना के अनुसार 2015-16 की एक जनगणना के अनुसार लगभग 86.2% किसानों के पास 5 एकड़ से भी कम जमीन है। ठीक है, और कईयों के पास तो उसमें 2 एकड़ से भी कई जमीन है, कईयों के पास जो है उनमें 2 एकड़ से भी कम जमीन है। ठीक है, और फिर उसके बाद जब कई बाजारों तक सीमित या बिना पहुंच के निष्पक्ष बातचीत करते हुए विकलांग हो जाएंगे, ठीक है, तो उस समय होगा क्या,
जो निजी खिलाड़ियों के साथ जो मूल्यानुबंधन होगा, ठीक है, एक तो निजी खिलाड़ियों के साथ मतलब प्राइवेटाइजेशन बढ़ जाएगा, एक तरह से कह सकते हो आप, और कम से कम 3 साल को जेल अवधि के साथ ऐसे अनुबंधों में प्रवेश करने के साथ उनके बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एमएसपी से कम खरीदने पर किसानों को परेशान करते हुए दंडनीय अपराध की मांग करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर मेनली क्या है, उन 3 फार्मूलाज के बारे में बताया गया है। ये फार्मूलाज गाइस आप लोग पढ़ लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अच्छे से बता रखा है, डीपली बता रखा है कि फार्मूला का विरोध क्यों हो रहा है, ठीक है, और क्या चीजें हैं उस फार्मूला में कही गई है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूं। इसमें जो है आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बन जाता है, संवैधानिक मुद्दा बनता है, और वो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि जो 3 कृषि अधिनियम थे, ठीक है, उसे किसके तहत पारित किया गया था, समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 के तहत पारित किया गया था। और 33 में क्या है, घरेलू उद्योग उत्पादन इनके आधार पर वाणिज्य आपूर्ति और वितरण का उल्लेख है, जैसे कि तिलहन, ठीक है, जो तिलहन है और तेल वाली जो खाद्य वाली चीजें है या पशु का चारा है, वो सारे इसमें बताए गए। However, it food stuffs are considered synonymous with agriculture। बताया जाता है कि ये खाद्य पदार्थों का कृषि का पर्याय माना गया, एक पर्यायवाच्य मतलब, ठीक है। और देन ऑल द पावर्स ऑफ द स्टेट, जो सारी राज्य की सभी शक्तियां थी वो कहाँ चली गई, वो क्या हो गई, मतलब यानी कि सूचीबद्ध रूप से विस्तृत है, जो कि निरर्थक हो जाएगी। ये संवैधानिक मुद्दा बन रहा है, ठीक है। और जो 254 है, 254 का जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 254 क्लाउज नंबर 2, उसे छोड़कर केंद्र द्वारा पारित विधानों को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। ये इसमें इस मुद्दे में ये भी चीजें हैं, ठीक है। आगे बताया गया है, अगले पेज की तरफ हम चलते, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगला जो एडिटोरियल है हमारा, मैट्रिक्स विद ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस एंड द मुस्लिम ऑफ इंडिया। इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा खुश जो मुसलमान है वो एक तरह से आज के टाइम में इंडिया में है, लेकिन फिर भी उनके लिए कुछ चीजें हैं जो मतलब यानी कि मुसलमान जो है क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो सारी चीजें देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, जिसके चीफ जो है मोहन भागवत जी है, जो कि एक रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है। कहां से, अपने रिपीटेड स्टेटमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट मुस्लिम इन द वर्ल्ड आर इन चाइना। वो कहते हैं कि जो हैप्पीएस्ट मुस्लिम है, ठीक है, दैट द हैप्पीएस्ट मुस्लिम इन द वर्ल्ड आर इन इंडिया, की जो इंडिया में सबसे हैप्पीएस्ट मुस्लिम रहते हैं, ठीक है। लेकिन बट फॉर द मुस्लिम ऑफ इंडिया, ठीक है, देखिए क्या कहा है, सबसे ज्यादा पहली लाइन में कहा है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम है वो भारत में रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर खुश मुस्लिमों की बात करें तो वो भारत में नहीं है, वो भारत में नहीं है, दूसरे जगह है, ठीक है। और बताया गया है कि जैसे कि इंडिया शुड कंपेयर इटसेल्फ विद द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज रेदर देन सम ऑफ रिग्रेसिव मुस्लिम रेजिम। और ये भी बताया गया, देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि जो भारतीय मुसलमान है, भारतीय लोकतंत्र के स्वास्थ्य के बारे में अधिक उनकी चिंता करनी होगी, और देश संविधान में निहित उनका पालन या जो उल्लंघन कर रहा है उसे सोचना होगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो मिस्टर भागवत है वो क्या कहते हैं, वो ये कहते साथ साथ कि भाई जो संविधान नहीं कहता है कि भारत में हिंदू रह सकते हैं, बल्कि भारत में जो रहने वाले हिंदुओं के वर्चस्व को स्वीकार करना होगा, ठीक है, कि हिंदू जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ है, इंडिया में है। और ये भी कहा कि राजपूतों के बीच जो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ी गई थी, उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि मुस्लिम शासन के हिंदुत्व सिद्धांत को विशेष रूप से मुस्लिम शासन को ही ध्वस्त करने की कोशिश की गई। आज वैसे गाइस कोई खास एडिटोरियल नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, वैसे है, उसे हम पूरा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज ले रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होते हैं मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ, और उसी के रिपोर्ट के बारे में ये सारी चीजें आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलते मेन जो हमारी छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अब छोटी छोटी मगर मोटी बातें मतलब आ गया ना शक्तिमान फिर से, तो शक्तिमान का तो नाटक सबने देखा ही है, तो हम भी एक छोटी छोटी मगर मोटी बातें चला रहे हैं, सुनना जरा ध्यान से, अच्छी बातें हैं। देखिए अच्छी बात क्या है, पहला पॉइंट, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि बीच में आया था आपका एफएटीएफ, उसने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया, पढ़ लिया हमने। सेकंड पॉइंट, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे 2020 इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 24 अक्टूबर। क्या कहा जा रहा है, विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर 2020 को मनाया गया है, ठीक है, 24 अक्टूबर 2020 को। आगे बताया जा रहा है आपका कि
यूनाइटेड नेशंस डे 2020 इज बीइंग ऑब्जर्व ऑन 24 अक्टूबर। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया गया, ये भी 24 अक्टूबर को मनाया गया। और आपका फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्सटेंडिंग ऑन द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम टू अरुणाचल प्रदेश। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार अरुणाचल प्रदेश में पहली बार मतलब 2020 के कर्मचारियों के लिए एक बीमा योजना जो है उसकी स्कीम को बढ़ाया गया है, यहाँ पर ये बात कही जा रही है। ठीक है, और आगे बताया जा रहा है कि आफ्टर 35 ईयर इंडिया हैज अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 35 वर्ष के बाद भारत ने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के एक मतलब शासन निकाय के रूप में अध्यक्षता की है। ठीक है, अगला है इंटरनेशनल लेपर्ड डे मनाया गया है 23 अक्टूबर को। कब मनाया गया, 23 अक्टूबर को। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अगले टॉपिक में क्या बताया गया है, 7 नंबर जो पॉइंट है हमारा, उसमें कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ, ठीक है, साइंस डेडिकेटेड एक मिनट, फ्लैश फूड गाइडेंस सर्विस फर्स्ट ऑफ कॉइंड फॉर द साउथ एशियन कंट्रीज। यहां बताया गया है कि जो प्रथम विज्ञान मंत्रालय उसने 22 अक्टूबर 2020 को भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका जैसे दक्षिण एशिया देशों के पहली बार फ्लैश गाइड सेवाओं को समर्पित किया है। दूसरा अगला जो पॉइंट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में बताया गया, उनके इनॉग्रेशन के बारे में बताया गया। और इनॉग्रेशन क्या किया उन्होंने, भारत ऊर्जा मंच का उद्घाटन किया है। कब किया है, 26 अक्टूबर 2020 को किया है। ठीक है, और मतलब यानी कि करेंगे, किया नहीं है, करेंगे। आपको पता है आज 24 है तो 26 अक्टूबर मतलब करेंगे। ठीक है, और नीति आयोग और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस द्वारा आयोजित जो 5वां ऐसा आयोजन है ये, और इसमें लगभग 45 सीईओ शामिल होंगे। जो ये मीटिंग होगी उसमें कितने सीईओ शामिल होंगे, 45 सीईओ शामिल होंगे आपके। ठीक है, अगला जो है इसमें आपको बताया गया है कि अरुणाचल सरकार के संरक्षण में बोमला के अंदर, ठीक है, बोमला में क्या हुआ है, एक आपके जो युद्ध स्मारक है उसका निर्माण किया गया है। ठीक है, जहां पर किसके मतलब नहीं कि जो सूबेदार जोगिंदर सिंह जी थे, जो फर्स्ट बटालियन थे सिख रेजिमेंट के, ठीक है, फर्स्ट बटालियन ऑफ सिख रेजिमेंट जोगिंदर सिंह जी, तो उन्हीं के बलिदान के लिए ये स्मारक तैयार किया जा रहा है। अगला है आपका जो लास्ट एंड फाइनल, एक सीबीएसई ने एक आपको बता दो, सीबीएसई ने एक ई एजुकेशन सिस्टम के तहत मतलब फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम शुरू किया है। उसमें क्या है, कोई भी स्टूडेंट अपने फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के द्वारा 10th और 12th के डिजिटल दस्तावेज प्राप्त कर सकता है ऑनलाइन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये गाइस। तो इस हिसाब से हम सभी ने मिलकर इस आज के आर्टिकल और एडिटोरियल को फिनिश किया। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो इसे लाइक करो, कमेंट करो और शेयर जरूर करो, और उस साथ साथ सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, और फिर उसके बाद बेल बटन पे क्लिक भी कर लीजिए ताकि आपको नई और लेटेस्ट वीडियो समय पर मिलती रहे। इसी के साथ आज का जो सेशन है हमारा खत्म होता है, और आप सबका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।